हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से हम शुरुआत करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट ऑप्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं और स्कोरिंग भी है, इजी भी है, राइट, और इंटरेस्टिंग भी है। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट। लाइट से रिलेटेड जो भी फिनोमिना है, हम इस चैप्टर में बहुत सारी फिनोमिना स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इस प्रकार के जो भी फिनोमिना है या लाइट का जो भी बिहेवियर है, उन सभी को हम फिजिक्स के एक स्पेशल ब्रांच में रखते हैं और उसका नाम क्या है? ऑप्टिक्स। सो व्हाट इज ऑप्टिक्स? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट या बिहेवियर ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए जो ब्रांच उसका नाम क्या है? ऑप्टिक्स है। एंड वी नो दैट व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होती है? लाइट का हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। लाइट इज ए पोर्शन ऑफ ए विजिबल स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस टू सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, राइट। और लाइट वेव जो होती हैं, वेवलेंथ क्या पढ़ी थी हमने इनकी? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, मोस्टली 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तक। ये जो पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, वो क्या कहलाता है? लाइट कहलाती है, राइट। तो लाइट को, या हम यूँ कह दें कि ऑप्टिक्स को, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ लाइट हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, जिसको हम दूसरा नाम क्या है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स इज आल्सो कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। देखो, रे नाम से क्लियर है व्हाट इज रे। वी नो दैट रे का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन। सो इन रे ऑप्टिक्स हम ये समझ सकते हैं कि लाइट प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म ऑफ रेज, राइट। सो व्हाट इज रे ऑप्टिक्स? डिफाइन कैसे करेंगे? रे ऑप्टिक्स डिस्क्राइब द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन फॉर्म ऑफ रेज विच ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रे ऑप्टिक्स। फिर से देखो, रे ऑप्टिक्स क्या कहती है? रे ऑप्टिक्स डिस्क्राइब द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन फॉर्म ऑफ रेज, and we know that rays travel in form of straight line, or we can say that transfer of energy and momentum from one point to another point occurs in form of straight range, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं? रे ऑप्टिक्स कहते हैं। अब देखो, ऑप्टिक्स में बहुत सारी फिनोमिना ऐसी हैं, जैसे हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एंड एक फिनोमिना और है जिसको हम बाद में स्टडी करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट में, जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इस प्रकार की फिनोमिना है जहाँ पर हम क्या मान के चलते हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर की होती है। लाइट इज ऑफ पार्टिकल नेचर। सो जो ये वाली जो रे ऑप्टिक्स है, वी कैन से दैट इट डील्स विद पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, राइट। ये तो हो गया थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स के बारे में। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में। अब दूसरा जो पार्ट है ऑप्टिक्स का, उसको हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। अनदर टाइप इज वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। सेकेंड जो पार्ट है वो क्या है? वेव ऑप्टिक्स, या इसको हम बोलते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। पहले वाले का नाम क्या था? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसको बोलते हैं हम वेव ऑप्टिक्स। एंड इन वेव ऑप्टिक्स वी अज्यूम दैट लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। We assume light in the form of electromagnetic wave, or we can say that light travels in the form of waves। यहाँ पर हम लाइट को वेव्स के रूप में मान के चलेंगे। रे ऑप्टिक्स में स्ट्रेट रेज, यहाँ पर हम क्या मानेंगे? लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और वी कैन से दैट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम occurs from one point to another point in the form of waves। एनर्जी और मोमेंटम का जो ट्रांसफर है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किस रूप में होता है? वेव्स के रूप में होता है, राइट।
कुछ एक फिनोमिना फिजिक्स में ऐसी हैं जैसे इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ये इस प्रकार की फिनोमिना है जिनको हम केवल ये मानकर कि लाइट जो है किस नेचर की है, वेव नेचर की, लाइट को वेव नेचर की मानकर एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज देयर एक्सप्लेनेशन इज नॉट पॉसिबल। सो अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ लाइट, हमने लाइट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जनरली, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। रे ऑप्टिक्स में हमने क्या माना, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट रेज। वेव ऑप्टिक्स में लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वी कैन से दैट लाइट इज ऑफ वेव नेचर। इसका मतलब हमने यहाँ लाइट की दो प्रकार की नेचर की बात की है, एक कौन सी है, पार्टिकल नेचर, दूसरा कौन सा है, वेव नेचर। तो कुछ एक फिनोमिना ऐसी होती हैं जिनको हम वेव नेचर मानकर एक्सप्लेन करते हैं, कुछ फिनोमिना ऐसी होती हैं जिनको पार्टिकल नेचर मानकर एक्सप्लेन किया जाता है। जबकि जो हमारे पास में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो हम स्टडी करेंगे अभी, उनको दोनों प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी या ऑन द बेसिस ऑफ रे ऑप्टिक्स। दोनों के बेस के ऊपर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि लाइट इज ऑफ ड्यूअल नेचर। लाइट की दोनों प्रकार की नेचर होती है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। सो लाइट दोनों कैटेगरी में आती है, रे में भी और वेव में भी, राइट। अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट is one of the phenomena which is based on ray optics. What is reflection of light? Reflection of light के पहले हम define करते हैं, उसके बाद में समझेंगे। It is the phenomena of change in path of light without change in medium. Change in path of light without change in medium. For example, जैसे आपने कभी देखा होगा कि मान लो आपके पास में एक बॉल है और बॉल को आप हाथ में लेके यूं थ्रो करते हो। यहाँ से बॉल को आपने थ्रो किया, यहाँ सरफेस है, यहाँ से बॉल आती है, इस सरफेस को यहाँ स्ट्राइक करेगी। आप क्या सोचते हो बॉल किधर जाएगी? आप देखोगे कि बॉल आपने इधर फेंका तो यहाँ स्ट्राइक करेगी और सीधा इसी डायरेक्शन में यूँ चली जाएगी। मतलब क्या हुआ, देखो बॉल को हमने यूँ थ्रो किया और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, यहाँ से बाउंस होके और इस डायरेक्शन में जाएगी। इन द सेम वे अगर हमारे पास में मान लो ये कोई भी एक वेल पॉलिश्ड सरफेस, फॉर एग्जांपल कोई मिरर है, मिरर या कोई भी वेल पॉलिश्ड सरफेस, एक अच्छी तरीके से पॉलिश किया हुआ सरफेस है। अगर यहाँ पर हमारे पास में क्या हो, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट, जैसे मान लो यहाँ पर मेरे हाथ में ये टॉर्च है और इस टॉर्च से हम लाइट को ऑन करते हैं, क्या होगा, यहाँ से लाइट सीधी यूँ आएगी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट बीम या नैरो बीम ऑफ लाइट। वी कैन से दैट यहाँ से लाइट यूँ आती है, राइट। इस मिरर्स को क्या करेगी ये, दिस विल स्ट्राइक द मिरर एंड विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस मिरर एंड विल ट्रेवल इन द सेम इन दिस डायरेक्शन। अब देखो फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट। लाइट का ओरिजिनल पाथ ये था, लाइट को सीधे यूँ जाना था, लेकिन इस सरफेस से टकराने के बाद में क्या हुआ, लाइट का पाथ चेंज हो गया, यूं जाने की बजाय यहाँ से टकराने के बाद में इस डायरेक्शन में चली जाती है विदाउट चेंज इन मीडियम। मीडियम सेम है। अगर मान लो मैं ये कह दूं कि यहाँ पर सपोज दिस मीडियम वाज एयर, तो इस सरफेस स्ट्राइक करने के बाद में वापस किस में चली गई, एयर में ही। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली चेंज इन पाथ, केवल लाइट का पाथ चेंज हुआ है, यूँ जाना था लेकिन यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद में इधर चली गई, मीडियम सेम रह गया। सो दिस फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट without change in medium after striking from some surface is called reflection of light, right। अब ये जो रिफ्लेक्शन है दो प्रकार का होता है, एक को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, राइट। What is meant by regular reflection? Regular reflection क्या होगा, यदि लाइट यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद में if the light travels in the same direction, right, after striking from the surface, यदि लाइट एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो ये रिफ्लेक्शन कौन सा होता है, रेगुलर। अगर ये इंसिडेंट रे है, इस सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद में चारों तरफ फैल जाती है, कुछ लाइट इधर आ गई, कुछ इधर आ गई, कुछ इधर आ गई, जैसा आप डेली लाइफ में देखते हैं। बहुत सारी फिनोमिना ऐसे होती हैं जहाँ पर रिफ्लेक्शन क्या होता है,
इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। जैसे मान लो किसी दीवार वगैरह से किसी रूम में जब हम लाइट को डालते हैं वो चारों तरफ फैल गई, कौन सा है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। लेकिन आप यहाँ देखो, ये टॉर्च है, सॉरी दिस इज टॉर्च, और ये मिरर है। इस टॉर्च से हम लाइट को मिरर पे डालेंगे तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, राइट। तो लाइट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना कौन सा कहलाता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसका दूसरा नाम भी है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेकुलर, रेगुलर कह दें या इसका दूसरा नाम है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, राइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन चारों तरफ हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो देखो, जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? कोई सरफेस जो स्मूथ नहीं है, मतलब कोई रफ सरफेस है, रफ सरफेस पे लाइट, दिस इज इंसिडेंट लाइट, और ये इंसिडेंट लाइट इस सरफेस को टकराने के बाद में आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस सरफेस देर आर सो मेनी डायरेक्शंस, ये लाइट कई डायरेक्शन में फैल जाती है, चारों तरफ फैल गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे किसी फर्श वगैरह पे हम लाइट को फॉल करते हैं, दैट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर के लिए क्या कंडीशन है? कोई भी वेल पॉलिश्ड सरफेस, कोई मिरर या कोई वेल पॉलिश्ड सरफेस कैन एक्ट एज रेगुलर रिफ्लेक्टर। और रफ सरफेस किसका काम करता है? इरेगुलर, या इसका दूसरा नाम भी है इरेगुलर को हम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं व्हाट आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आइए अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के नियम क्या हैं? मान लो ये हमारे पास में कोई एक प्लेन मिरर की, पहले हम प्लेन मिरर में स्टडी करते हैं, ये कोई एक प्लेन मिरर है, राइट, एंड दिस इज द पाथ ऑफ रे। ओरिजिनल रे इस पाथ से आती है, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे। जो रे मिरर पे फॉल करती है, द रे विच फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, राइट। यहाँ से ये रे रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्ट होके चलेगी उसका नाम क्या रख दिया? रिफ्लेक्टेड रे। और ये यहाँ पर इस पॉइंट पे जहाँ रे स्ट्राइक करती है, ये हमने एक नॉर्मल दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस मिरर इमेजिन किया हुआ है, राइट। दिस इज नॉर्मल टू दिस सरफेस। नाउ इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है, दिस एंगल आई इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर ये आई क्या हो गया? दिस आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड रिफ्लेक्टेड रे ने जो एंगल बनाया है, ये रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है, इस आर का नाम क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। ये कुछ एक टर्म है जो हम लाज को जब डिफाइन करेंगे तब आएंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ? अब देखो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है? हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज फर्स्ट लॉ। एंड सेकेंड लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो हम इनको समझते हैं। सो फर्स्ट लॉ को हम डिफाइन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब ये बात आपको याद रखनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों नॉर्मल के साथ मेजर किए जाते हैं, इस सरफेस के साथ में नहीं। ये जो नॉर्मल है इस नॉर्मल के साथ मेजर किए जाते हैं, राइट। अगर हम ये मान लें कि ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग आती है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 नहीं होगा। अगर ये रे इस नॉर्मल के अलोंग आती है यूं, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? देखो, अगर ये रे
इधर आए तो नॉर्मल के साथ में नॉर्मल के पैरेलल आएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 0। तो ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद में भी नॉर्मल के अलोंग जाएगी। इसका मतलब यदि कोई रे नॉर्मल के अलोंग आती है, इफ़ ए रे इज इंसिडेंट अलोंग नॉर्मल, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में नॉर्मल के अलोंग ही जाएगी, क्योंकि इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई 0 है तो इट इज़ क्लियर दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर भी कितना होगा 0 होगा, राइट। यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाओगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा बढ़ता जाएगा। यदि देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी 0 से लेके 90 तक, इफ द रे इज इंसिडेंट अलोंग द सरफेस, तो क्या होगा इट विल गो स्ट्रेट, राइट। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो सेकंड लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है, हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि ये जो बोर्ड है ये हमारे पास में एक प्लेन है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस रख दिया। सपोज दिस इज एनी मिरर एंड दिस इज ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब यहाँ से कोई रे आती है, राइट, तो ये कौन से प्लेन में है, इस बोर्ड के प्लेन में। यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद में सीधा इस बोर्ड के प्लेन में जाएगी, मतलब यहाँ से ये इधर निकल के नहीं आएगी, इधर निकल के नहीं आएगी, इधर निकल के नहीं आएगी, यूँ आ रही है, देखो यूँ आती है तो सीधा यूँ क्यों जाएगी, मतलब सेम प्लेन, ये वाला जो प्लेन था सेम इसी प्लेन में रहेगी। अगर यूँ आती है तो यूँ जाएगी, अगर इस प्लेन में आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में सीधा यूँ जाएगी, अगर यूँ आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में इधर जाएगी, मतलब जो प्लेन है वो सेम रहेगा। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे। देखो इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम राइट कैसे करेंगे इसको, सो सेकंड लॉ क्या बनेगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, जैसा हमने एक्सप्लेन किया। दीज आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो यदि हम मिरर, प्लेन मिरर की बात करते हैं, यदि दो प्लेन मिरर को किसी एंगल पे रख दें, जैसे ये एक प्लेन मिरर है, इसके साथ में ये दूसरा प्लेन मिरर और इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कभी आपने देखा होगा, कभी आप हेयर कटिंग के लिए, हेयर्स के, हमारे बालों के डिज़ाइन करवाने के लिए आप हेयर डिज़ाइनर के पास में जाते हो, तो वहाँ देखा होगा उसकी शॉप पे बहुत सारे मिरर लगे होते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, और वहाँ पर आपकी बहुत सारी इमेज बनती है, मल्टीपल इमेज बनती है। तो वो मल्टीपल इमेज किस कारण से बनती हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण से। यदि आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, ये आपके पास में एक प्लेन मिरर है, अब इस प्लेन मिरर की खासियत क्या होती है कि इसके सामने ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे होता है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है पीछे उतनी ही दूरी पे बनती है, जितना ऑब्जेक्ट आगे होगा इमेज उतना ही पीछे बनती है। लेकिन प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो क्या होती है, लैटरली इन्वर्टेड होती है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, मान लो आप नहाने धोने के बाद में मिरर के सामने खड़े हो गए, प्लेन मिरर के सामने खड़े हो गए, तो आपने देखा होगा कि अब हम यूँ खड़े हैं, दिस इज़ माई राइट हैंड, तो इमेज बनेगी उसका इधर, जिधर मेरा राइट हैंड है, इमेज का इधर कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड होगा। मतलब लैटरली जो इमेज है वो लैटरली इन्वर्टेड हो जाती है। जैसे मान लो आप मिरर के सामने आपने बी को रखा, तो बी की इमेज कैसे बनेगी, ये बनती है, दिस इज लैटरल इन्वर्जन। मतलब जो लेफ्ट साइड है वो राइट हो जाती है, जो राइट साइड है वो लेफ्ट हो जाती है, बाकी रहती इरेक्ट इमेज रहेगी सीधी। जैसे ये पेन की नोक है, अगर ये ऊपर की तरफ है तो इमेज ऐसे ही बनेगी, इरेक्ट बनेगी, लेकिन लैटरली इन्वर्ट बनेगी। लैटरली का मतलब क्या होता है, साइड वाइज, लैटरल इन्वर्जन। इमेज प्लेन मिरर की खासियत क्या होती है, वो सेम हाइट की इमेज बनाता है, सेम डिस्टेंस पे बनाता है, लेकिन लैटरल इन्वर्जन प्रोड्यूस करता है, मतलब लेफ्ट साइड को राइट कर देता है, राइट साइड को लेफ्ट कर देता है, राइट। अब हम क्या बात कर रहे थे कि हम किसी हेयर डिजाइनर की शॉप पे जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे मिरर लगे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण से मल्टीपल इमेज बनती है, बहुत सारी इमेज बनती है। अब यदि हमें उन इमेज को काउंट करना हो कि एक ऑब्जेक्ट को यदि दो मिरर के बीच में रख दें, एक मिरर ये है, इसके सामने दूसरा मिरर ये लगा दिया, दो मिरर हो गए, इनके बीच में किसी वस्तु को रख दो।
अब इस वस्तु की कितनी इमेज बनेंगी, राइट? कैसे काउंट करेंगे? देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज इसने बनाई, फिर इमेज की इमेज ये वाला मिरर बनाएगा, फिर यहाँ बनेगी, फिर वो इमेज बनेगी। तो इनको काउंट करने के लिए हमारे पास में एक सिंपल सा फार्मूला है, उस फार्मूले को हम समझते हैं। सो देखो कंसेप्ट क्या हमारे पास में, एक प्लेन मिरर ये है, इसके साथ में ये दूसरा प्लेन मिरर रख दिया, दो प्लेन मिरर के बीच में हमने एंगल कितना ले लिया, थीटा, और इन दोनों प्लेन मिरर के बीच में ये कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। अब क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की ये वाला मिरर इमेज बनाएगा, ये इमेज बनाएगा, क्या होगा फिर इस इमेज की इमेज ये बनाएगा, मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण से मल्टीपल इमेज बनेंगे, राइट? सो देखो कंसेप्ट क्या है हमारे पास में कि फार्मूला फॉर टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर्स एट एन एंगल थीटा। कोई दो प्लेन मिरर, कोई भी दो प्लेन मिरर जिनको हमने एंगल थीटा पे रखा हुआ है, इन दो प्लेन मिरर्स के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो उसकी कितनी इमेज बनेंगी, n क्या है, नंबर ऑफ इमेज, और ये फार्मूला किसके बराबर होता है, n इज इक्वल टू 360 बटे थीटा माइनस 1, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या है, माइनस 1 कब आएगा, इफ 360 बटे थीटा इज इवन इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट? इन दोनों मिरर के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी हो, 60 डिग्री हो, तो देखो 360 बटे थीटा कितना होगा, 360 बटे थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 6, एंड वी नो दैट 6 इज इवन। अगर ये इवन आता है, 360 बटे थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, इवन, तो नंबर ऑफ इमेज निकालने का फार्मूला क्या है, 360 बटे थीटा में से 1 घटाएंगे, 6 में से 1 घटाएंगे, क्या बचेगा, 5। इसका मतलब नंबर ऑफ इमेज विल बी 5। अगर दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल थीटा है, थीटा का मतलब 60 डिग्री है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दोगे तो इस एक ऑब्जेक्ट की 5 इमेज बनेंगी, राइट? मतलब 360 बटे थीटा की वैल्यू क्या आई, E1, तो इमेज क्या बनेंगी, ओड इमेज निकल के आएंगी हमारे पास में। इसका ध्यान रखना आपको, 360 बटे थीटा क्या आता है, E1 आता है, तो ये जो आंसर आएगा 360 बटे थीटा, उसमें से 1 माइनस करेंगे। अब देखो दूसरा फार्मूला क्या है, इफ 360 अपॉन थीटा, सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ 360 अपॉन थीटा इज odd integer, then number of image will be given by the same relation 360 upon theta. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री, यदि थीटा की वैल्यू 40 हो, देन 360 अपॉन 40, देखो 360 अपॉन 40 कितना आएगा, 0, और ये आ जाएगा 36 को 4 से डिवाइड कर दो, 9, राइट? इसका मतलब यहाँ पर 360 बटे थीटा क्या आया, n इज इक्वल टू 9, और 9 क्या है यहाँ पर, 9 इज ओड। इसका मतलब नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेंगी, 9 इमेज बनेंगी। अब यहाँ पर 1 माइनस करने की जरूरत नहीं है। देखो 1 कब माइनस करते हैं, जब 360 बटे थीटा क्या हो, E1 हो, तो 1 माइनस करना है। अगर 360 बटे थीटा ओड आता है तो डायरेक्टली जो आंसर आएगा उतनी ही इमेज बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा है ना, उसकी इमेज को क्या बनना, ओड ही बनना है, राइट? ये आपको दिमाग में रखना है कि दो मिरर जिनके बीच में एंगल थीटा हो, तो वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेंगी, वो ओड होंगी। काउंटिंग में करोगे तो वो इवन नहीं बनेंगी, ओड बनेंगे। और फार्मूला आपको क्या लगाना है, 360 बटे थीटा, यदि 360 बटे थीटा इवन आ गया तो 1 घटा दो, ओड आ गया तो सेम आंसर आ जाएगा, राइट? दिस वाज द केस फॉर ए प्लेन मिरर। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।